कर्ज, हिंसा और आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका देश के लिए एक ऐसे राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत है जो न कि देश को सिर्फ अच्छे फैसले ले सके बल्कि देश को फिर से नई पटरी पर ला सके। बता दें कि श्रीलंका में बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे चुके हैं। देश में आर्थिक संकट और प्रदर्शन के बीच इमरजेंसी लगी हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ट्वीट कर कहा कि देश में अराजकता की स्थिति बनने से रोकने के लिए और ठप पड़े राज्य के मामलों को बनाए रखने के लिए एक नई सरकार बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर श्रीलंका के नए पीएम की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार को नया कार्यक्रम पेश करने का मौका दिया जाएगा और देश को आगे ले जाने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा संसद को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 19वें संशोधन की सामग्री को फिर से अधिनियमित करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट के इस्तीफे के बाद भी लोगों का गुस्सा अभी भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अब तूल पकड़ने में नजर आ रहा है। आज इस तरीके से 2 दिन की कार्रवाई के बाद वाराणसी बदलने की बात की जा रही थी, वहीं आज स्थिति न हटाते हुए 2 और नियुक्त कर दिया। और वाराणसी में अब जो ज्ञानवापी के तहखाने की बात है उसमें तहखाने का ताला तोड़ या सामंजस्य से ताला खोलकर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर उसका सर्वेक्षण कराया जाएगा और 17 तारीख का न्यायालय ने एक निर्धारित डेट दे दिया है। उस डेट पर रिपोर्ट पेश करनी होगी। ईडी ने झारखंड के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बुधवार देर शाम को गिरफ्तार कर लिया। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाली पूजा सिंघल पहले आईएएस अधिकारी है। पूजा को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इस बीच आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सस्पेंड भी कर दिया गया। पूजा सिंघल की सीए सुमन कुमार के घर से ईडी ने 17 करोड़ रुपए बरामद किए थे। सुमन कुमार के मुताबिक उसके घर से बरामद हुए 17 करोड़ रुपए पूजा सिंघल के थे। हाल ही में सुमन ने 3 करोड़ रुपए पूजा के पति को कैश के रूप में दिए थे। साथ ही पूजा सिंघल के घूस लेने का भी खुलासा हुआ है। ईडी के मुताबिक आईएएस अफसर पूजा सिंघल पर एक चश्मदीद ने दावा किया है कि उसने कई बार उनको घूस दी थी और घूस की रकम का इस्तेमाल पूजा के पति के अस्पताल में हुआ था। इस बीच आईएएस पूजा सिंघल को रांची की ईडी स्पेशल कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड की अवधि के दौरान ईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी। उन्हें 5 दिनों के रिमांड के दौरान पूजा को अपने अधिवक्ता और अपने किसी एक संबंधी से मिलने की इजाज़त रहेगी। साथ ही पूछताछ के दौरान उनके साथ एक महिला अधिकारी भी मौजूद रहेंगी। भारत में मंदिर और मस्जिद का विवाद कोई ज्यादा पुराना नहीं है। जहां एक और राम जन्मभूमि का मसला हल हुआ तो वहीं पे अब ये लड़ाई मथुरा, काशी और आगरा तक जा पहुंची है। इन्हीं मामलों को लेकर गुरुवार का दिन काफी अहम रहा। तीनों ही मामलों को लेकर कोर्ट ने अपनी अपनी टिप्पणी साझा की, जिसमें से काशी के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से जुड़े हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी हालत में 17 मई से पहले हर तरह का सर्वे पूरा हो जाना चाहिए और 17 तारीख को हर हाल में कोर्ट के अंदर ये पूरी रिपोर्ट पेश होनी चाहिए। इसी के साथ ही मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दायर की थी कि कोर्ट कमिश्नर को हटाया जाए या फिर उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट ने उनको बरकरार रखा है। इसी के साथ ही उनकी टीम ने 2 और नए वकीलों को जोड़ा है। अब ये तीनों ही वकील पूरे सर्वे की देखरेख करेंगे। इसी के साथ ही कोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए ये भी निर्णय लिया है कि उसमें तहखाने को भी खोला जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कमीशन की कार्यवाही के दौरान कमिश्नर किसी भी बिंदु की फोटो और वीडियोग्राफी कराने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कहीं अवरोध पैदा करने की कोशिश की जाती है या फिर कहीं पर ताला भी तोड़े जाने की जरूरत पड़ती है तो कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे सर्वे की कार्यवाही का सुपरविजन करे, ताकि जिले का कोई भी अधिकारी कमीशन की कार्यवाही को टालने का बहाना न बना सके। बता दें कि सर्वे की कार्यवाही सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। साथ ही सर्वे हर दिन लगातार जारी रहेगा। यह तब तक होता रहेगा जब तक कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। इसी के साथ ही कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ जो 2 नए वकील जोड़े गए हैं उन्हें सर्वे के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा गया है। या तो दोनों रहें या फिर उनमें से कोई एक। ऐसे में किसी भी तरह की कोई विघ्न वहां पर उस वक्त सर्वे के वक्त ना आ पाए, ये कोर्ट ने पूरी तरह से तैयारी करी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता की मौजूदगी में आज
कलाकार अनु कादयान और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना शर्मा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। अनु कादयान ने कहा कि वो राष्ट्रीय आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित हैं और वो चाहती हैं कि इस तरीके का मॉडल हरियाणा में भी देखने के लिए मिले। इसके अलावा कंगना शर्मा ने कहा कि यूं तो वो बचपन में फौज में जाना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश उनका सपना पूरा नहीं हो सका। अब वो चाहती हैं कि वो राजनीति में आकर आम लोगों की सेवा करे। कंगना शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और राजनीतिक दलों से हटकर राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल आज देश भर के लोग देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग भी बदलाव का मूड बना चुके हैं और हर हाल में हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आने वाले दिनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी वहां पर अपना संगठन बढ़ाकर हरियाणा की सत्ता पर काबिज हो सके, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या केवल संगठन में विस्तार करके आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज हो सकेगी या नहीं। पंडित सुखराम को मंडी जिला के हनुमान घाट पर आज उनका जो अंतिम दौर था, अंतिम सफर था, वो यहाँ पर समाप्त हो गया। अनिल शर्मा द्वारा आज उन्हें जो थी मुख्याग्नि दी गई। इसके साथ साथ आश्रय शर्मा, आयुष शर्मा और उनकी धर्मपत्नी अर्पिता और अन्य जो परिवार के लोग थे वो भी आज हनुमान घाट पर मौजूद रहे। जैसा कि काफ़ी दुखद ये जो एक घड़ी थी, अनिल शर्मा भी इसमें काफ़ी भावुक होते हुए नजर आए। आज अनिल शर्मा को अंतिम विदाई दे दी गई और अनिल शर्मा से जब बात की तो उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि उनकी जो श्रुति है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती और उनका काफ़ी योगदान मंडी की जनता के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के लिए रहा है। अब देखना ये होगा कि इस दुख की घड़ी में आगे परिवार किस तरह से उभर पाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग थे जो आज इस हनुमान घाट पर पंडित सुखराम को अंतिम विदाई देते देते भावुक हो गए। काफ़ी भावुक ये माहौल बन गया हुआ था और अनिल शर्मा ने ये बात भी कही कि उन्हें लगता था कि पंडित सुखराम अभी 100 साल तक जिएंगे, मगर अचानक जिस तरह से उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें मंडी जोनल अस्पताल से दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया तो एक बहुत बड़ी जो क्षति है वो प्रदेश की जनता को हुई है। देश में कोरोना को लेकर उतार चढ़ाव जारी है और ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि 24 घंटे में 2000 से ऊपर नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 2827 नए मरीज सामने आए, जबकि एक दिन पहले 2897 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं मंगलवार को 2288 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत की खबर भी है। वहीं एक दिन पहले 54 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। इसके बाद देश में कोरोना से होने वाली कुल मौतों की संख्या 5 लाख के आसपास ये पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना से 3230 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इससे देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले यानी कि एक्टिव केस 19,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े सामने आए वो वाकई डराने वाले हैं, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, जहां पर लोग कोविड नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से लापरवाही बढ़ती गई तो आने वाले वक्त में यह खतरा और भी बढ़ सकता है। देश के कई राज्य इस वक्त गर्मी की चपेट में आ चुके हैं और अगर बात करें मौसम विभाग के आंकड़ों की तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में काफी ज्यादा भीषण गर्मी होती नजर आ सकती है। मौसम विभाग में इन राज्यों में 12 से 15 मई तक के बीच हीट वेव चेतावनी दी है। अगर बात दिल्ली के तापमान की करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री नजर आया है और अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहेगा। दिल्ली की हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस वीकेंड में गर्मी के बढ़ते तापमान से दिल्ली में काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि इसके चलते कई ऐसी परेशानियां हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। साथ ही इस वीकेंड गर्मी का तापमान रिकॉर्ड तोड़ता नजर आएगा। तो वहीं लेह की तरफ और मुंबई की तरफ काले बादल छाए हुए हैं। तिया में बिजली विभाग की लापरवाही। पेंटर का कार्य करने वाले एक मजदूर परिवार को बिजली विभाग ने 6 महीने का 2.5 लाख रुपए का बिल थमाया और जल्द भरने के आदेश दिए। पीड़ित परिवार, मजदूर परिवार बिजली विभाग के बार बार चक्कर काट रहा है, मगर उसे समाधान नहीं हो रहा। वहीं विभाग द्वारा उसे कभी सिरसा व कभी हिसार की लैब में भेजा जा रहा है, वहाँ भी उसका समाधान नहीं हो रहा। आखिर मजदूर परिवार ने सीएम विंडो पे गुहार लगाई है। वहीं बिजली मंत्री से भी समय मांगा है। मजदूर परिवार का कहना है कि उसके घर में 2 पंखे व 2 बल्ब है, कच्चा मकान है, जिसको लेकर विभाग ने 2.5 लाख रुपए का
बिल थमाया है, जिसको लेकर पूरा परिवार परेशान है। वहीं एसडीओ का कहना है कि रीडिंग के हिसाब से बिल आया है, उसके बाद 2 वर्षों का इसका फिर भी बिल चेक किया जाएगा और 2 दिन का समय भी मांगा है। एसडीओ का कहना है कि अगर इसमें खामियां हैं तो उसे ठीक भी किया जाएगा। रेवाड़ी के नए डीसी अशोक गर्ग ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने निजी शौचालय को इस्तेमाल न कर सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करें। सबसे पहले उन्होंने अपने कार्यालय में बने शौचालय पर ताला लगाकर इसकी चाबी सीटीएम को सौंप दी। जैसे ही उन्होंने यह निर्णय लिया, उसके बाद सभी विभागों के अध्यक्षों ने डीसी का अनुसरण करते हुए अपने शौचालयों को बंद कर दिया और सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंच तक सभी अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर जन समस्याएं सुने और उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो भी बैठक होगी वो लंच के बाद ही होगी। इससे पहले कोई भी अधिकारी बैठक का बहाना कर कार्यालय में अनुपस्थित नहीं रहे। वहीं उन्होंने अपने कार्यालय में जो चिट देकर मिलने की परंपरा थी वो भी बंद कर दी। अब उन्होंने कहा है कि जिसको भी उनसे मिलना है वो बिना चिट के अंदर आ सकता है। ऐसे में जो निर्णय लिए गए हैं डीसी द्वारा, उसकी सभी जो है प्रशंसा कर रहे हैं। रोहतक जिले के कलोई गांव का रहने वाला सुनील हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था और रेवाड़ी के एडिशनल सेशन जज के गनमैन के तौर पर तैनात था। देर रात भालोट गांव में अपने भाई के मोटरसाइकिल सर्विस स्टेशन पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें जज व उसकी पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद आईएमटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए एफएसएल टीम को मौके पर ही बुलाया गया। यही नहीं, आईपीएस मेधा भूषण ने भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया। मृतक के भाई राजेश ने बताया कि सुनील पहले भी कई बार उन्हें इस बारे में बता चुका है और एडीजे और उसकी पत्नी उससे प्रताड़ित करते थे और इसको लेकर सुसाइड नोट में भी यही मामला लिखा गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे सुसाइड नहीं कर सकता, इसीलिए इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी बारिश और ओलावृष्टि से राहत मिलने की आसार अभी लोगों को नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 13 मई तक हिमाचल प्रदेश के जो मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वहीं 14 मई से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा, जिसके चलते एक बार फिर से जो है तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं पिछले कल की बात करें तो पिछले कल लगातार हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में, चाहे वो कांगड़ा की बात करें या फिर मंडी की या फिर कुल्लू की या फिर शिमला की बात करें, तो कई हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश देखने को मिली है। वहीं बता दें कि सुंदरनगर में सबसे अधिक 22 मिलीमीटर जो है बारिश दर्ज की गई है, जबकि नारकंडा में 12 मिलीमीटर बारिश जो है दर्ज की गई है, जिसके चलते तापमान में जो है काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में जिस तरह से दिन के समय तापमान में काफी बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है, तो वो कहीं ना कहीं अब गिरती हुई जो है नजर आ रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 15 तक जो है मौसम, 14 और 15 को जो है हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि 16 मई से जो है एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर जो है आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जो है 12 और 13 के लिए यानी आज और कल के लिए जो है मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में किसी भी तरह का यहाँ पर अनुमान जो है नहीं लगाया गया है। वहाँ जो है मौसम साफ बना रहेगा। ऐसे में तापमान में वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जानू हत्याकांड में पुलिस को मिली अहम कामयाबी। स्पेशल स्टाफ ने इस केस से जुड़े मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। मनोज उर्फ चंटी को स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। डीएसपी आशीष चौधरी ने इस मामले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जानू हत्याकांड जो कि 15 अप्रैल को जगाधरी में एक पैलेस के बाद से शादी समारोह से जब लौट रहा था, उस पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में बात सामने आई थी कि पुरानी रंजिश से जुड़ा यह मामला था और इस मामले के अंदर जिन लोगों के नाम आए थे उसमें मनोज उर्फ चंटी का भी जो मुख्य आरोपी के रूप में नाम था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि
15 अप्रैल को घटना को अंजाम देने के बाद 18 तारीख को ये विदेश चला गया था। पुलिस ने तकनीकी सहायता से और वहाँ से सहयोग करके जो है इसे वहाँ से डिपोर्ट करवाया और जैसे ही ये यहाँ पर आया तो इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश किया है और 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। उनका कहना था कि इस वारदात के अंदर इस्तेमाल हुए हथियार और इसके जो अन्य साथी हैं, मुख्य 2 आरोपी अभी भी जो पुलिस की पहुंच से बाहर है, उनको भी पकड़ा जाएगा और इससे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस का ये कहना था कि इस मामले के अंदर अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले की जाँच अभी की जा रही है। हम अब बता दें कि मनोज और चंटी जिसको गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने बताया कि इसके अंदर पहले भी आपराधिक मामले हैं जिनमें लूट, डकैती और हत्या के प्रयास का मामला है और इस पर 25,000 का इनाम था। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस केस से जुड़े जो बाकी आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को लेकर सरकार व प्रशासन पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहा है और फरीदाबाद में भी इसका निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। पिलर लगाने का कार्य जहां पूरा कर दिया गया है, वहीं गार्डर लगाने के कार्य को लेकर भी रणनीति तैयार कर ली गई है और इसी को लेकर आने वाले दिनों में फरीदाबाद के लोगों की आवागमन को लेकर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि गार्डर लगाने के कार्य को लेकर बडौली से लेकर बीपीटीपी पुल तक जो निर्माण कार्य है वो जारी रहेगा और जिसे लेकर रूट डाइवर्जन की प्रक्रिया अपनाई गई है। ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल के साथ 13 मई से इस रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। पहले शहर के अंदर की सड़कें निर्माणाधीन अवस्था में होने के कारण आवागमन के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और अब बाईपास रोड पर दिल्ली एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण लोगों के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। हालांकि शहर में इसे लेकर जाम की स्थिति ना बने, इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस भी अपनी रणनीति तैयार किए हुए। अब देखना ये होगा कि शहर को जाम के झाम से किस तरह से मुक्ति ट्रैफिक पुलिस दिला पाती है। गर्मी का मौसम है और पारा 40 के पार हो चुका है और लोगों को पानी की प्यास सताने लगी है और पानी 2-2, 3-3 दिन तक लोगों के घरों में नहीं पहुंच रहा है। लोग बड़े परेशान हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों से बार बार शिकायत कर चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पानी उनके घरों में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि दूर दराज से पानी भरने के लिए हैंडपम्पों का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन अब हैंडपम्पों का पानी भी खारा हो चुका है। लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्दी से जल्दी नहरें भेजी जाएँ ताकि नहरों के ज़रिए पानी टैंकों में आए और टैंकों के ज़रिए उनके घरों तक पानी पहुँच सके। गांव मुन्नावाली के पूर्व सरपंच ने गांव के जलघर के निकट एक पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जहां पर अल सुबह ही सैर पर निकले पूर्व सरपंच की ओर से एक खौफनाक कदम उठाया गया। फिलहाल गोरीवाला पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों के हवाले किया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से पूर्व सरपंच मानसिक रूप से परेशान चल रहा था और पारिवारिक तौर पर ही जमीन जायदाद के झगड़े को लेकर अक्सर वो मरने की बात करता रहता था। जहां पर अब पुलिस ने मृतक के दोनों बेटों के बयानों के आधार पर महिला सहित 4 लोगों पर उकसाने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं पर पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाए हैं कि उनके पिता ने आत्महत्या करने का कदम पारिवारिक सदस्यों के द्वारा उसे बार बार उकसाने को लेकर उठाया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच सुबह की सैर के लिए निकले थे, लेकिन उन्होंने 7 बजे के करीब गांव के ही एक जलघर के समीप एक पेड़ से रस्सी के सहारे लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है। वहीं पर पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में सभी तथ्यों को सामने लाया जा रहा है। आखिर किस वजह से पूर्व सरपंच ने आत्महत्या करने का खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी तक इस पूरे मामले में घरेलू विवाद, जमीन जायदाद और कर्जे को लेकर ही सामने आया है।